Hello students and my dear friends, I am Dinesh Kumar Yadav, Controller of Examination and Lecturer, Satyadev Institute of Technology, Gazipur. Today we are going to discuss the subject Metrology and Measuring Instrument. As per BT UP syllabus, the chapter 5 of this subject is Surface Finish. प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग इस विषय का जो चैप्टर 5 है वो सतह परिष्करण है, सरफेस फिनिश है। इस चैप्टर का 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी इन 2 लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ लें ताकि आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप सभी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माध्य रेखा ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन लाइन, सतह की रुक्षता की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ सरफेस रफनेस, सतह रुक्षता की मापन विधियां, मेजरमेंट मेथड फॉर सरफेस रफनेस। ठीक है, माध्य रेखा कैसे ज्ञात की जाती है, सतह की रुक्षता की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और सतह की रुक्षता को मापने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर all these topics. Okay, let's move to the our first topic, determination of mean line, माध्य रेखा ज्ञात करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि माध्य रेखा जो है ज्ञात करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जब भी हम सतह की इरेगुलरिटीज रफनेस की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो जो महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनकी दूरियां कहिए या फिर उनको उनका मेजरमेंट जो होता है वो मीन लाइन से ही होता है। जो टर्म्स रफनेस में यूज किए जाएंगे वो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में सारे टर्म्स आपको बता चुका हूं, तो आप पीछे वाले लेक्चर से उसको पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग उसको पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम माध्य रेखा की बात करते हैं। माध्य रेखा किस लिए यूज की जाती है? जब सरफेस रफनेस की कैलकुलेशन की जाती है तो जो महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं उनको वहां से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी दूरियां जो हैं वो मीन लाइन से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो मीन लाइन का पता होना बहुत जरूरी है। तो मीन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, बाकी तो उसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे मीन लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, मीन लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी सतह की प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल है आपकी, जो ये कर्व बने हुए हैं, ये प्रोफाइल है। इन प्रोफाइल्स को काटती हुई एक अनुमानित माध्य रेखा ड्रॉ करते हैं। एक रेखा ड्रॉ करते हैं, माध्य रेखा अनुमानित होती है, वो एज्यूम्ड होती है, एग्जैक्ट माध्य रेखा नहीं होती है। ठीक है, वो हम ड्रॉ करते हैं और इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो सारे प्रोफाइल्स को कट कर रही हो। ठीक है, तो जब इस तरह से हमारी अनुमानित माध्य रेखा ड्रॉ हो जाती है तो उस रेखा के ऊपर के क्षेत्रफल तथा नीचे के क्षेत्रफलों को हम ज्ञात कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जब मेजर कर लिया जाता है क्षेत्रफल तो फिर हम लोग करेक्शन कैलकुलेट करते हैं, संशोधन कैलकुलेट करते हैं। इस संशोधन का काम क्या होता है कि जो हमने अनुमानित मीन लाइन मानी थी, जो हमने एज्यूम की थी मीन लाइन को, उधर उसको शिफ्ट किया जाता है। जो करेक्शन आता है उसी के अनुसार उसको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो करेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा ए ऊपर माइनस सिग्मा ए नीचे अपॉन ये एल सैंपलिंग लेंथ। ठीक है, जितनी दूरी तक हमने ये सैंपलिंग ली है इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, इससे हम संशोधन करेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हमने मीन लाइन मानी थी अपने आप से,
उसके ऊपर का क्षेत्रफल, सभी क्षेत्रफल निकाल लिए, प्रोफाइल का जो क्षेत्रफल है, जो प्रोफाइल जिस एरिया को घेर रही है, जैसे मान ली ये वाला क्षेत्रफल ये अनुमानित है, इसके ऊपर का ये जो क्षेत्रफल है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जो प्रोफाइल का है, ठीक है। तो ऊपर जितने भी प्रोफाइल के क्षेत्रफल आ रहे हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जो नीचे के क्षेत्रफल आ रहे हैं उनको भी अलग जोड़ लेंगे। फिर जो फॉर्मूला है इसमें मान रखेंगे, मतलब कि जो ऊपर का क्षेत्रफल का सम आ रहा है माइनस नीचे के जो क्षेत्रफल है उनका सम आ रहा है बटे सैंपलिंग लेंथ एल, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आती है उसी के अनुसार हम मीन लाइन को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मीन लाइन को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा कि नीचे शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो जिस तरफ क्षेत्रफल अधिक होगा उस तरफ मीन लाइन शिफ्ट होती है। अगर सिग्मा ए ऊपर का मान अधिक है तो मीन लाइन ऊपर शिफ्ट होगी, अगर सिग्मा ए नीचे का मान ज्यादा है, अधिक है, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि मीन लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमको जब हम उस एज्यूम्ड मीन लाइन को शिफ्ट कर देंगे करेक्शन के अनुसार तो हमको एग्जैक्ट मीन लाइन मिल जाएगी, वास्तविक मीन लाइन हमको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम मीन लाइन को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो सतह रुक्षता को ज्ञात करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पदों के मान माध्य रेखा से लिए जाते हैं, अतः माध्य रेखा को ज्ञात करना आवश्यक होता है। माध्य रेखा को ज्ञात करने के लिए एक अनुमानित माध्य रेखा मान ली जाती है जो प्रोफाइल को काट रही हो, एक अनुमानित मान ली जाती है जो प्रोफाइल को क्या कर रही हो, काट रही हो। इस अनुमानित रेखा के ऊपर तथा नीचे के क्षेत्रफल नापे जाते हैं और संशोधन की गणना की जाती है। संशोधन मतलब वही करेक्शन जो हमने यहाँ फार्मूले से निकाला है। ये करेक्शन का जो फार्मूला है यहाँ पे वैल्यू रख के हम करेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उस मीन लाइन को हम क्या करते हैं, जो हमने अनुमानित मानी थी, एज्यूम की थी, उसको शिफ्ट कर देते हैं। कैसे? क्षेत्रफल के अनुसार। अगर क्षेत्रफल ऊपर वाला अधिक है तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, नीचे अधिक है तो नीचे शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं तो जो हमें नई मीन लाइन प्राप्त होती है वही एक्चुअल मीन लाइन होती है, ठीक है। एग्जैक्ट मीन लाइन वही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम मीन लाइन डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सरफेस रफनेस, हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस रफनेस। ओके, सतह रुक्षता की गणना। ओके, here we are talking about calculation, ठीक है, not about measurement. Measurement is other thing and calculation is other thing. Okay, in calculation there are some formulas are used to calculate the surface roughness, and in measurement instrument are used to measure the surface roughness. Okay, so here we are talking about calculation of surface roughness. Okay, so we have three methods to calculate the surface roughness. The three methods are following. फर्स्ट वन इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल शून्य माध्य वर्गमान, ठीक है। सेकेंड मेथड इज सेंटर लाइन एवरेजिंग मेथड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएलए मेथड कहते हैं और हिंदी में केंद्र रेखा औसत विधि कहते हैं। द थर्ड वन इज 10 पॉइंट हाइट मेथड, ठीक है, 10 बिंदु की ऊंचाई विधि, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स आपके यूज होते हैं सरफेस रफनेस को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, गणना करनी है हमको, ठीक है। तो इस मेथड में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू मेथड, ठीक है। पहले फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिगर से बात करते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, औसत आरएमएस एच मैक्स इक्वल टू अंडर रूट एच वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे क्यूब लिख दिया गया है गलती से, ये एच थ्री स्क्वायर होगा प्लस एच फोर स्क्वायर प्लस एच फाइव स्क्वायर प्लस डैश डैश एच एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, अगर इस फॉर्मूले से हम इस डेफिनेशन की बात करें, इस मेथड की डेफिनेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो क्या आएगी। इसमें क्या किया गया है, H1 अगर देखिए H1 H2 H3 है क्या, पहले ये ध्यान लीजिए। ये हमारी प्रोफाइल है, देखिए नीचे फिगर में देखिए, ये प्रोफाइल है आपकी
जो कर्व बना हुआ है, और ये मीन लाइन आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये मीन लाइन हो गई आपको। ठीक है, क्या किया गया है, इस मीन लाइन से इस प्रोफाइल के कोऑर्डिनेट्स की हाइट को हमने क्या मान लिया है, h1 h2 h3 h4 h5 डैश डैश hn। hn मतलब n नंबर्स ऑफ हाइट को हमने लिया है। हम कितनी भी हाइट इसमें ले सकते हैं, जितनी ज्यादा हाइट लेंगे उतनी ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाइयों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे उतनी ज्यादा हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। सरफेस रफनेस का जो RMS वैल्यू है वो उतनी अच्छी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, n नंबर्स ऑफ मान लिया है। आप n का मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना मानते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जितना ज्यादा मानेंगे उतना ही ज्यादा आंसर अच्छा आएगा, एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जो h1 h2 h3 जो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है वो है क्या, मीन लाइन से प्रोफाइल के सतह के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रोफाइल के सतह पर जो बिंदु ली गई है उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, वर्टिकल हाइट है। ठीक है, फिर क्या किया गया है, h1 h2 पता चल गया। यहाँ पे जो नीचे n है वो क्या है, नंबर ऑफ हाइट्स है, मतलब कितनी ऊंचाइयों को लिया गया है, n नंबर ऑफ हाइट्स लिया गया है। इसमें 2 हाइट ली गई है, 5 हाइट ली गई है, n नंबर ऑफ हाइट ली गई है, जितनी हाइट लेंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे देखना हमको ये है कि जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो भी हाइट्स हैं हमारी उनका स्क्वायर करके उनका माध्य निकाला गया है। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी भी हाइट्स होती हैं, जो सिंपल माध्य निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, सभी हाइट्स को ऐड किया जाता है और जितनी हाइट होती हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि अगर 5 ऊंचाइयां हैं तो h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 बटे 5, 5 हाइट है तो 5 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, हाइट के स्क्वायर का माध्य निकाला गया है। जो हाइट्स हैं उनका पहले स्क्वायर किया गया है, फिर उसका माध्य निकाला गया है। ठीक है, और फिर जब इतना कर लिया गया है फिर उसका क्या निकाला गया है, वर्गमूल निकाला गया है। ठीक है, क्या निकाला गया है, वर्गमूल। देखिए ये रूट लगा हुआ है तो वर्गमूल निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से RMS वैल्यू आपकी आ जाती है। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इस विधि में जो मूल वर्ग माध्य निकाला जाता है, मूल माध्य वर्ग मान निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारी मीन लाइन से प्रोफाइल के सतह की ऊर्ध्वाधर हाइट होती है उसका स्क्वायर का माध्य निकाल के उसका वर्गमूल किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखिए परिभाषा में कैसे लिखेंगे, माध्य रेखा से सतह के कोटियों के बीच की दूरी के वर्गों के माध्य ऑब्लिक औसत, ठीक है, माध्य कहिए या औसत कहिए, का वर्गमूल शून्य माध्य वर्गमान कहलाता है। ठीक है, मतलब मीन लाइन से सतह के बीच की जो दूरियां हैं उनके वर्गों का माध्य का वर्गमूल मूल शून्य माध्य वर्गमान कहलाता है, RMS वैल्यू कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है परिभाषा में। ठीक है, क्या है, ऊंचाइयों के स्क्वायर का माध्य का वर्गमूल। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला और है आपका एच मैक्स का, 1/L 0 to L h स्क्वायर DL की पावर 1/2। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड मेथड की, केंद्र रेखा औसत विधि, सेंटर लाइन एवरेजिंग मेथड, CLA मेथड। ठीक है, CLA मेथड में क्या होता है आप ये देखिएगा, फिगर से आपको ही समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि माध्य रेखा पर प्रोफाइल के क्षेत्रफलों के मान A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN है तो CLA मान कैसे निकाला जाएगा, सभी क्षेत्रफलों का योग बटे सैंपलिंग लेंथ, जो सैंपलिंग लेंथ हमने ली रखी है ये L, उससे डिवाइड कर देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा गया है, सिग्मा A/L। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखिए तो क्या किया गया है, इसमें जो भी आपके सतह की प्रोफाइल है, जो सतह की इरेगुलरिटीज की जो प्रोफाइल है उसको हम माध्य रेखा द्वारा बांट देंगे।
उसमें हम माध्य रेखा बना देंगे। तो माध्य रेखा के ऊपर के क्षेत्रफल तथा नीचे के क्षेत्रफलों को ज्ञात कर लिया जाता है और इन्हीं की सहायता से CLA वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला आपको बता दिया। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 सारे क्षेत्रफल हैं प्रोफाइल्स के, माध्य रेखा के ऊपर वाले भी, माध्य रेखा के नीचे वाले ही। माध्य रेखा के ऊपर A1 A3 A5 है और नीचे A2 A4 A6 है। ठीक है, ये सारे क्षेत्रफल आ गए। इन सभी क्षेत्रफल का सम करके जो हमारा सैंपलिंग लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे तो CLA वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर आप देखें तो वर्ग माध्य मूल विधि से ये विधि सरल है। ठीक है, ये आसान विधि है, इसलिए वो पहली वाली विधि जो RMS वैल्यू मेथड हम लोगों ने पढ़ा था उससे ज्यादा ये मेथड यूज होता है आसान होने की वजह से। ठीक है, इस मेथड में हम उसमें आपको एच नंबर ऑफ हाइट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसमें क्या करना है, बस ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल निकाल के सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप CLA वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सरफेस रफनेस मिल जाएगा। और जो RMS वैल्यू की बात हो रही थी उसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का n नंबर्स ऑफ हाइट पहले कैलकुलेट करिए, कितनी हाइट है इसकी यहाँ मीन लाइन से, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करिए, ऐड करिए, फिर उसका माध्य निकालिए, फिर उसका वर्गमूल निकालिए। इट बिकम्स अ टीडियस टास्क। ओके, इट बिकम्स अ टीडियस टास्क, बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाता है हमारा। ठीक है, कठिन हो जाता है एक तरह से। तो ये केंद्र रेखा औसत विधि हमारे लिए आसान होती है, इसलिए इसका उस विधि से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इस विधि द्वारा सतह की रुक्षता के गणना करना अधिक आसान है, इसलिए यह विधि मूल माध्य वर्ग मान की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होती है। इस विधि में सतह की रुक्षता ज्ञात करने के लिए प्रोफाइल को माध्य रेखा द्वारा विभाजित करके माध्य रेखा के ऊपर तथा नीचे के प्रोफाइल के क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, the area of the profile below the mean line and above the mean line are used to calculate the CLA value. ठीक है, it is the easiest method. Okay, remember one thing, the area of all the profiles below the mean line and above the mean line are taken positive in this method. Okay, we do not have to take negative as we taken in the डिटर्मिनेशन ऑफ मीन लाइन। जैसा कि हमने मीन लाइन में ज्ञात करने के लिए ऊपर के क्षेत्रफल को में से नीचे के क्षेत्रफल को हमने माइनस किया था, तो वहां पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे चाहे ऊपर का क्षेत्रफल हो चाहे नीचे का क्षेत्रफल हो, आपका पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, सारे वैल्यू को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं 10 पॉइंट हाइट मेथड, 10 बिंदु की ऊंचाई विधि। ये भी एक तरह से टफ मेथड है, क्योंकि आपको इसमें जो है ये हाइट्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, 10 पॉइंट हाइट मेथड है तो 10 पॉइंट्स की हाइट आपको इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है और ये थोड़ी सी टफ हो जाती है। लेकिन एक समस्या इसमें और आती है, क्योंकि इसमें हम लोग सारे प्रोफाइल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, पहले मैं मेथड बता देता हूँ फिर आपको इसकी डिसएडवांटेज बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, ये जो आपके कर्व बने हुए हैं, ये सारे कर्व जो बने हुए हैं ये सब क्या है, प्रोफाइल है। ठीक है, 10 पॉइंट हाइट मेथड में आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें 5 हाई पीक्स लिए जाते हैं और 5 सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसकी हाइट ली जाती है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी प्रोफाइल बन रही है तो उसमें से 5 सबसे अधिक हाइट वाली शीर्षों की ऊंचाई ली जाती है। ठीक है, और सबसे कम हाइट वाले 5 या कहिए सबसे न्यूनतम हाइट वाले 5 घाटी की ऊंचाई ली जाती है। ठीक है, और कहाँ से ली जाती है, इसमें एक अलग रेखा मानी जाती है जो माध्य रेखा के समांतर होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, माध्य रेखा हमेशा प्रोफाइल को काटती है, माध्य रेखा प्रोफाइल को हमेशा काटती है। लेकिन इसमें जिस रेखा से, देखिए R1 की ऊंचाई कहाँ से ली गई है आपकी, इस रेखा से ली गई है, नीचे यहाँ से ली गई है, और ये रेखा इस
प्रोफाइल में से किसी भी प्रोफाइल को कट नहीं कर रही है, इसलिए इसको माध्य रेखा हम नहीं कहेंगे। ये माध्य रेखा के समांतर एक अलग से रेखा मान ली गई है, ठीक है। इसमें माध्य रेखा का यूज नहीं है, 10 पॉइंट हाइट मेथड में माध्य रेखा का यूज नहीं है, ठीक है। माध्य रेखा के समांतर एक रेखा हमने मान ली, और उस रेखा से हमने क्या किया, जो प्रोफाइल बन रही है उसके जो सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले 5 शीर्ष हैं, ठीक है, उनकी हाइट ले ली, और जो सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाले 5 घाटी हैं, गड्ढे हैं, उनकी ऊंचाई ले ली, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उन सभी 5 अधिकतम ऊंचाई वाले शीर्षों को जो हाइट होती है उनको जोड़ा जाता है, और जो न्यूनतम घाटियों की जो ऊंचाई होती है उनको जोड़ के उनको माइनस करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, एक तरह से एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। 5 हाइट ले रहे हैं हम लोग, 5 न्यूनतम ले रहे हैं, 5 मैक्सिमम ले रहे हैं, और न्यूनतम वाली को मैक्सिमम वाले से माइनस कर दे रहे हैं, तो बचेगी 5 ही हाइट, और उसको 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एक तरह से क्या निकाला जा रहा है, माध्य ही निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला आर, देखिए जो मैक्सिमम हाइट है वो R1 है, R3 है, R5 है, R7 है, R9 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया R1, R3, R5, R7, R9, जो मैक्सिमम हाइट्स हैं पीक्स की, उनको ऐड किया गया है। फिर माइनस किया गया है, उन सब में से माइनस किया गया है जो न्यूनतम हाइट वाली घाटी हैं, जैसे R2 हो गया, R4 हो गया, R6 हो गया, R8 हो गया, R10 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा टोटल, उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 5 से, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सरफेस रफनेस मिल जाएगी 10 बिंदु की ऊंचाई विधि द्वारा, 10 पॉइंट हाइट मेथड द्वारा सरफेस रफनेस मिल जाएगी, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस विधि में सैंपलिंग लंबाई के अंतर्गत आने वाले प्रोफाइल के 5 अधिकतम ऊंचाई के शिखर तथा 5 न्यूनतम गहराई की घाटी का औसत अंतर माध्य रेखा के समांतर एक रेखा द्वारा नापी जाती है। यह रेखा प्रोफाइल को नहीं काटती है। देखिए वही मैंने बताया कि माध्य रेखा से नहीं लिया गया, माध्य रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा से लिया गया है, जो रेखा प्रोफाइल को नहीं काटती है। इस औसत अंतर को आर जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पे क्या निकाला गया है, अंतर निकाला गया, औसत अंतर निकाला गया है, ठीक है। ये 5 हाइट्स को, अधिकतम हाइट्स को ऐड किया गया है, 5 न्यूनतम हाइट्स को ऐड किया गया है, और अधिकतम वाले में से न्यूनतम वाले को माइनस करके उसका माध्य निकाल लिया गया है, एवरेज निकाल लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आरजेड वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखिए हम बताते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। अब इस मेथड में डिसएडवांटेज क्या है, देखिए आप 5 हाईएस्ट पीक वाले प्रोफाइल ले लिए, 5 लोवेस्ट वैली वाले प्रोफाइल्स ले लिए, ठीक है। लेकिन क्या इसमें सारे प्रोफाइल्स को कंसिडर किया जा रहा है, जैसे पिछले मेथड्स में हम सारे प्रोफाइल्स को कंसिडर कर रहे थे, जितनी भी प्रोफाइल बन रही है सारे प्रोफाइल को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स को लिया गया है, मतलब कि 5 अधिकतम ऊंचाई वाली प्रोफाइल्स को लिया गया है, 5 न्यूनतम घाटी वाली प्रोफाइल्स को लिया गया है, बाकी प्रोफाइल्स को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यही इसमें कह रहा है कि इस विधि में सतह की अनियमितताओं की गणना करने की एक आसान विधि है, परंतु इसमें सभी प्रोफाइल की आवृत्ति सम्मिलित न होने के कारण संतोषजनक गणनाएं देने में सक्षम नहीं है। मतलब कि संतोषजनक रिजल्ट, इसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सभी इरेगुलरिटीज को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ 5 हाईएस्ट पिक्स को और 5 लोवेस्ट वैल्यूज को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतह रुक्षता की मापन विधियां, मेजरमेंट मेथड फॉर सरफेस रफनेस। सरफेस की जो रफनेस होती है, अभी हम ऊपर कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सब में देखिएगा कुछ ना कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे थे। यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है, कैसे नापा जाएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे उसको नापने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो आपका मेजरमेंट मेथड फॉर सरफेस रफनेस है, वो 2 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव मेथड एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। तुलनात्मक विधि,
परिणात्मक विधि, परिणात्मक विधि, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव मेथड में कंपैरिजन करेंगे और क्वांटिटेटिव मेथड में प्रमाण निकालेंगे, उसमें उसका कुछ ना कुछ मान निकाला जाएगा, ठीक है। देखिए तुलनात्मक विधि की बात करते हैं, कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं। कंपैरेटिव मेथड देखिए, ये नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, तुलना पर आधारित है, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसका यूज कब किया जाता है, जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट नापने के लिए नहीं होता है, तो हम लोग कंपैरेटिव मेथड का यूज करते हैं कि मतलब एक किसी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से उस चीज का कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि ये जो है रफ है, और रफ है तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। कुछ देखिए, लिमिट फिट टॉलरेंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर उस लिमिट्स के अंदर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर लिमिट के अंदर नहीं आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसी बेसिस पे हम इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर कंपैरिजन में वो लिमिट के अंदर आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं आ रहा है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका फिजिकल मेथड्स भी हैं, फिजिकल मेथड्स ही है मतलब, ठीक है। ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब आपके पास एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसे गुणात्मक विधि भी कहा जाता है, क्वालिटेटिव मेथड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ भ्रम की स्थिति, कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप इसको जो है या तो स्पर्श, इसमें जो है स्पर्श करके निकालते हैं, जो आप सरफेस रफनेस है वो स्पर्श करके, टच करके, या फिर जो है विजुअल इंस्पेक्शन होता है, इस तरह से मेथड्स हैं इसमें। तो आप हो सकता है देखने में आपको कभी एग्जैक्ट ना दिखे, भ्रम की स्थिति आ जाए, तो इस तरह से क्या होता है कि विश्वसनीय ये नहीं होती है, कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमें लगता है पर होता नहीं है, और कभी कभी नहीं लगता है पर रफनेस होती है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, यही सारे मेथड इसमें यूज होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो कंपैरेटिव मेथड्स जो होते हैं वो आपके ये होते हैं, नीचे दिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट वन है स्पर्श निरीक्षण, टच इंस्पेक्शन, स्क्रैच निरीक्षण, स्क्रैच इंस्पेक्शन, दृश्य निरीक्षण, विजुअल इंस्पेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सूक्ष्म व्यतिकरण मापी, माइक्रो इंफेरोमीटर इंस्पेक्शन, प्रवर्तन विधि रिफ्लेक्शन मेथड इसे कहते हैं, सूक्ष्म फोटोमेट्री, माइक्रो फोटोमेट्री कहते हैं, सतह फोटोग्राफी मतलब सरफेस की फोटोग्राफी की जाती है, मानक नमूनों से तुलना मतलब कुछ स्टैंडर्ड मानक होते हैं उससे सरफेस की तुलना की जाती है, जो अभी मैंने लिमिट फिट में आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड होगा उससे उसकी तुलना की जाएगी, अगर वो स्टैंडर्ड से मेल खा रहा है then it is okay, otherwise it will be rejected, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं, 9 मेथड्स हैं, कौन से, कंपैरेटिव मेथड्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस के ये 5 कंपैरेटिव मेथड्स हैं। कंपैरेटिव मेथड्स मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन पे बेसिस है, जैसे देख लीजिए इसमें टच है, विजुअल है, स्क्रैच करके है, स्क्रैच किया कि सरफेस कैसी, की रेगुलरिटी कैसी है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी लगता है कि सरफेस रफनेस नहीं है पर होती है, कभी कभी लगता है कि सरफेस रफनेस है पर नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों तरह की भ्रम की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और ये 9 मेथड्स हैं। अगले लेक्चर में हम इन 9 मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि इन 9 मेथड्स में जो भी ये सारे मेथड्स हैं इनमें कैसे हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, टच इंस्पेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्रैच करते हैं तो कैसे करते हैं, विजुअल करते हैं तो कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोपिक करते हैं, मतलब ये सारे जो मेथड्स दिए गए हैं इनको अगर हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए तो कैसे यूज करते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो हो सके जो जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, परीक्षाएं
होंगी आपकी, ठीक है। तो पढ़ने का समय तो जैसे कॉलेज में तो लेक्चर्स अब नहीं मिल पाएंगे, आपको ऑनलाइन मीडियम से ही पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो लेक्चर्स आपको बनाए जा रहे हैं, आप लोग इस पर पढ़िए, फोकस करिए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आगे परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।